आदाब कुरैशी साहब एंड वेलकम टू आवाज द वॉइस। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने जब सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का इरादा किया तो ये इरादा बना कैसे और इस सफर में आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आई? ये मेरी तो बहुत पुरानी बात हो गई ये 60s में, जब मैं बच्चा ही था, स्कूल में था। तो मेरे घर में काफी पढ़ाई का माहौल था। मेरे फादर वाज ए प्रोफेसर, मेरे ब्रदर वाज ए प्रोफेसर। और जब मैंने स्कूल में जब अच्छा एग्जाम में किया तो मैंने सुनना शुरू किया। मुझे तो मालूम ही नहीं था। तो ये लड़का अच्छा है, इसको तो फॉरेन सर्विस में जाना चाहिए। फॉरेन सर्विस, फॉरेन सर्विस की जो कुछ भी होती होगी उस एग्जाम के लिए, तो उसका जिक्र तो हमने बचपन से ही चौथी पांचवी क्लास से शुरू, छठी क्लास से हो गया था। तो उसके बाद जब मैं हायर सेकेंडरी में मेरे अच्छे मार्क्स आ गए तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज में मेरा दाखिला किया गया हिस्ट्री ऑनर्स में, जबकि मेरे स्कूल में इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स था। तो लेकिन क्यों हिस्ट्री में, क्योंकि सेंट स्टीफेंस कॉलेज की हिस्ट्री ऑनर्स की क्लास आईएएस की नर्सरी समझी जाती थी, क्योंकि इस क्लास में से 90% लड़के ही होते थे उस जमाने में। लड़कियां बाद में आनी शुरू हुई, तो वो सब सिविल सर्विसेज में ही जाते थे। तो पहले फर्स्ट ईयर से ही मुझे सिविल सर्विस का माहौल मिल गया, इन द सेंस कि ज्यादा तकरीबन सभी उसकी तैयारी कर रहे थे। और ज्यादातर सिविल सर्विस बैकग्राउंड के थे, उनके पेरेंट्स आईएफएस, आईएएस और किसी और सर्विसेज से थे। मैं ही नॉन सर्विस का आदमी था। मैं एजुकेशन, मेरी फैमिली में सब लोग टीचर्स होते थे। तो लेकिन उस माहौल से मैंने बहुत सीखा। फिर दूसरी चीज उसमें मैं बताना चाहूंगा कि जब मेरा रिजल्ट आया तो हिंदुस्तान टाइम्स में एडिटोरियल आया कि मैं अकेला उसमें मुसलमान था। दूसरा एक और उसकी डायमेंशन थी कि पुरानी दिल्ली के जो मुस्लिम होते थे उनमें पार्टीशन के बाद या इंडिपेंडेंस के बाद पहला मुस्लिम। तो ये दोनों ही एक अफसोसनाक बातें थी कि 100 के करीब लोग थे। हमारा बैच छोटा था, अब उसके बाद तो 150-200 हर साल लिए जाने लग गए। तो तकरीबन 100 के बैच में एक अकेला मैं, बजाय उससे ये फील करूँ कि तो कितना एक्सक्लूसिव हूँ मैं, मुझे वाकई एहसास हुआ कि ये तो कुछ कमी है, तो बाकी बच्चे क्यों नहीं आते। तो और उसी तरह पुरानी दिल्ली, तो उस वक्त माहौल ये था, हमने देखा कि लोग मुस्लिम्स में वो एक ये बहुत बार सुना हमने कि जी मुसलमान कंपटीशन करके क्या करेगा, लिया तो जाएगा नहीं वो, तो क्यों टाइम बर्बाद करें। विद द रिजल्ट कि वो पढ़ने लिखने की जो या क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जोर होना चाहिए वो था नहीं, माहौल नहीं था। बिल्कुल रिजाइन कर दिया था कि जी नहीं, हमारा सिलेक्शन तो होने वाला नहीं, क्यों टाइम बर्बाद करो। तो अब तो हालात बिल्कुल ही बदल गए हैं। तो बहुत बच्चे बड़े एंथुजियास्टिकली तैयारियां करते हैं और कई आ रहे हैं, 5-5, 6-6, 7-7 तो मुस्लिम बच्चे हर बैच में हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे साथ मुझसे पहले के साल 70 में भी एक ही मुस्लिम था। 71 मेरा बैच है, 72 बैच में भी एक ही मुस्लिम था। तो यह शायद 2 थे, तो एक शायद मुस्लिम लड़की भी थी। तो बहरहाल वो वक्त बदल गया, माहौल चेंज हुआ और अब बच्चों में हिम्मत आई। कुछ तो मुझे देख के भी आनी चाहिए थी, क्योंकि भाई मैं एक ऑर्डिनरी फैमिली का एक बच्चा अगर आता हूँ तो लोगों को लगा कि यार ये आ सकता है तो हम भी नहीं आ सकते। उसके बाद 3-4 साल के अंदर अंदर 2 आईपीएस ऑफिसर दिल्ली से, पुरानी दिल्ली से, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, तो वहां से आए। तो ये है। तो सर आपका तजुर्बा क्या कहता है कि आजकल के बच्चे जिन्हें आपसे बेहतर माहौल उस तरह से हासिल है कि उन्हें सब साधन मुहैया है, उन्हें इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी मिल जाती है हर चीज पे, लेकिन उनकी तैयारी किस तरह से होनी चाहिए मेंटल लेवल पे और अदरवाइज भी गोल चेज करने की लेवल पे, उन सबको आप क्या कहेंगे कि सब लोग कैसे आईएएस के लिए तैयारी करें? जी, ये तो जैसा आपने कहा कि आजकल जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एक तो इंटरनेट की वजह से हर एक के पास बेस्ट नॉलेज
अप टू डेट नॉलेज फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है, उसका वो इस्तेमाल करने चाहिए। फिर अब वो माहौल भी उन्होंने देख लिया कि जो मेहनत करते हैं वो IAS में आते हैं, सर्विसेज में आते हैं। और ये सिर्फ माइनॉरिटी जो मुस्लिम्स के लिए ही नहीं, बल्कि और भी आप देखेंगे कि IAS में जो बच्चे आ रहे हैं वो ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लासेस से आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी गर्व की बात है कि हिंदुस्तान में इक्वल अपॉर्चुनिटी का होना ये बहुत अच्छी एक चीज है, अच्छा फीचर है। और इसका ये लोग फायदा उठा रहे हैं, जो उठा रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, इसको और बढ़ावा देना चाहिए। ये मैं जरूर समझता हूँ कि जो कोचिंग सेंटर बहुत सारे बने हैं क्योंकि कमर्शियल, वो तो उनकी तो बेसिक इंटरेस्ट ही कमर्शियल है। दूसरे ये देखा जाता है कि एक तो कोचिंग सेंटर प्राइवेट तो बहुत आ गए, जरूर कुछ ना कुछ वो यूजफुल सर्विस कर ही रहे होंगे जिस वजह से बच्चे उनके पास इतने जाते हैं। लेकिन जो कुछ यूनिवर्सिटीज ने, जैसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने एक सेंटर किया है, एक जामिया हमदर्द वालों ने किया है, जी 70s में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने किया था। 5-6 साल वो एक्टिव रहा, उसी 5-6 साल में कई मुस्लिम बच्चे इसमें सिविल सर्विसेज में आए। तो ये जो कोचिंग सेंटर हैं इनकी जरूरत, और ये वाकई एक यूजफुल काम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को कोई फिर घर की तरफ से कोई तजर्बा नहीं होता, कोई नॉलेज नहीं होती, उनका अंदाज गुफ्तगू थोड़ा अब्रेजिव हो सकता है या शाय हो सकता है। तो मैनरिज्म सबसे ज्यादा तो कोचिंग सेंटर में नॉलेज के अलावा जो मैनरिज्म पे जोर होता है, किसी उनको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए किस तरह अपने को पेश करना है, किस तरह सवालों के जवाब देने हैं, नहीं आता तो किस तरह ईमानदारी से ये एडमिट कर लेना कि मुझे नहीं आता, बजाय इसके कि जो हवा में तीर मारो, उल्टे सीधे जवाब देने की कोशिश करो, ये सब नहीं चलता है। तो ये अच्छी ट्रेनिंग होती है और इसका फायदा नजर आ रहा। जी दरअसल मैं आपसे यही पूछना चाहती थी कि इतने कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं, तो पहली बात ये है कि क्या कोई कोचिंग सेंटर के बिना भी तैयारी की जा सकती है या कोचिंग सेंटर जाना जरूरी है? और दूसरी बात ये कि जब एस्पिरेंट जो होता है वो चुनाव करे कि मुझे एक कोचिंग सेंटर जाना है, उसको मोटे तौर पर कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, अगर आप बता सके तो। जी जी, देखिए हमारे वक्त जमाने में जब 60s में या 70s में भी किसी किस्म की ट्यूशन लेना तो बड़ा मायूब समझा जाता था, बड़ा ऐब की बात समझी, बुरी बात समझी जाती थी। और बिल्कुल ही नालायक बच्चे जिनको जो पढ़ाई में फिसड्डी थे वो ट्यूशन करते थे, और ज्यादातर छुप छुप के करते थे। फिर जमाना बदला कि वो ट्यूशन एक फैशन सिंबल हो गया कि ओ मैथमेटिक्स के 1 घंटे के टीचर के लिए टीचर को क्या देते हो जी, 500? ओ अच्छा, मैं तो 600 देता हूँ, हम तो 700 देते हैं। इस किस्म का जो ये माहौल बना, ये तो बहुत ही खराब हुआ एजुकेशन के लिए कि स्कूलों में तो पढ़ाई होती नहीं, वही टीचर अपने घर बुला के ट्यूशन करते हैं। हमारे वक्त में भी 1-2 टीचर का हमें पता लगा था कि वो अपने घर में ट्यूशन देते हैं। तो बल्कि मुझे तो एक तो बड़ा ही अजीब सा केस था कि एक साहब मेरे हमारे एक टीचर के प्राइवेट ट्यूशन लेते थे, तो 6ठी क्लास तक 7वीं क्लास तक वो फर्स्ट आते थे सारे सेक्शन में, और मैं बाकी के सेक्शन में। तो मैं BA ऑनर्स करके MA करके लेक्चरर लगा दिल्ली कॉलेज इवनिंग में, जो अब जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज कहलाता है। और मुझे देख के बड़ा दुख और सदमा हुआ कि मेरी क्लास में, BA की क्लास में, वो साहब बैठे हुए जो 8वीं क्लास तक टॉप करते थे, क्योंकि उनके ट्यूटर साहब उनके पास बैठ के उनकी हेल्प कर दिया करते थे। तो ये जो इंस्टीट्यूशन की जो एक बेईमानी थी, उसका एक ऐसा नमूना जो मेरे दिल पे नक्श है कि देखो सुनने वाले देखने वाले को लगे कि वो बड़े सुपीरियर स्टूडेंट, लेकिन वो तो खोखले निकले और पीछे रह गए। और इतने पीछे रह गए कि मैं उनका क्लास फेलो, जो मैं उनसे सेकंड आता था, और मैं उनको का लेक्चरर हो के आ गया। तो लेकिन बाद में जब मैंने IAS की तैयारी की और रिटन एग्जाम में, मैं उस वक्त में लेक्चरर था ऑलरेडी, बल्कि काफी लोग तो हमारे साथी कहते थे कि अरे यार क्यों अब IAS के उसमें हो, अच्छी सर्विस है, लेक्चरशिप तो अच्छी चीज है, तो आप बने रहो इसमें।
मैं शुरू में पहले साल तो मुझे ठीक लगा कि वाकई अच्छी चीज है। देखिए मैंने देखा स्टूडेंट्स में का जो इंटरेस्ट होता है, उनका जो लेवल है, तो फर्स्ट ईयर में मैं तकरीबन एमए के लेवल के जो नोट्स थे वो उसके से मैं पढ़ाता था। मैंने बैटल ऑफ पानीपत 3 दिन में पढ़ाई। तो स्टाफ रूम में मेरे साथी एक दिन हंस रहे, क्या हो गया? मैंने कहा भाई क्या बात हो गई? कहने लगे साहब आपने 3 दिन में सिर्फ एक बैटल ऑफ पानीपत पढ़ाई, 3 दिन में तो पूरी मिडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ानी थी। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने इमीडिएटली अपने को करेक्ट किया। और एक एल मुखर्जी की किताब होती थी 8वीं क्लास की हिस्ट्री की किताब, ब्यूटीफुल रिटन, बहुत अच्छी उनका स्टाइल था और वो सिंपल थी। उसको तो पढ़ के कितने नॉन हिस्ट्री स्टूडेंट, जैसे साइंस के स्टूडेंट होते थे, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ के आए, लेकिन आईएएस के लिए उन्होंने हिस्ट्री का पेपर लेने हैं, तो एल मुखर्जी पढ़ के और बड़े अच्छे मार्क्स ले आते थे। अगले साल हमने एल मुखर्जी से पढ़ाया, कोर्स ठीक टाइम पे कंप्लीट हो गया, लेकिन हमें डिसइल्यूजनमेंट हो गई कि अगर जिंदगी है इसी तरह काटनी है कि सिर्फ दिन भर में 2 लेक्चर 2 घंटे के, उसके बाद मौज कीजिए। कई टीचर तो हमने देखा कि वो इवनिंग में पढ़ाते थे, दिन में कोई मून लाइटिंग करते थे, दूसरी नौकरी करते थे जो इलीगल, लेकिन क्योंकि खाली थे। तो फिर हमने कहा कि नहीं सर, सिविल सर्विस में बैठते हैं। बल्कि मेरे साथ में 2 साथी थे, एक विनोद राय जो सीएजी बने और एक और थे विश्वनाथन। हम तीन बैठे। फॉर्चुनेटली मैं पहले अटेम्प्ट में पास हो गया, वो दोनों सेंट्रल सर्विसेज में आए और मेहनती थे, मुझसे ब्राइट थे दोनों। और अगले साल फिर दोनों आईएएस में आ गए और 72 बैच हो गए वो। बाद में आपने सुना होगा एक आशा स्वरूप जो चीफ सेक्रेटरी हिमाचल रिटायर हैं, उन्होंने मेरी वैकेंसी में उन्होंने ज्वाइन किया लेक्चरशिप, और वो भी फिर आईएएस में आ गई। बल्कि मुझसे भी इंटरव्यू में सवाल किया गया कि आपको हम ले लेंगे तो आप तो भाग जाओगे, क्योंकि मुझसे पहले 2-3 लोग भाग चुके थे। साइड ट्रैक करने की कोशिश की नहीं कि जी मेरी फैमिली में तो एजुकेशन पर ही जोर है, आईएएस तो मेरा बिल्कुल ही लास्ट ऑप्शन है। तो अब उन्होंने माना ये नहीं माना, लेकिन बहरहाल मुझे उन्होंने ले लिया था। तो और मुझे कोई रिग्रेट नहीं, और बल्कि इस यंग जनरेशन को मैं यही कहना चाहूंगा, ये लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर आप दोबारा से जन्म लेते हैं और फिर आपके सामने चॉइस हो, आप क्या सर्विस चुनेंगे, करियर चुनेंगे? मैं कहता हूँ मैं फिर सिविल सर्विस ही चुनूंगा, कि इसमें जो काम करने की जो अपॉर्चुनिटीज हैं और जिस लेवल पे आपका बिल्कुल ही ग्रास रूट से लेके और नेशनल एंड ग्लोबल लेवल तक आप काम कीजिए, ये अपॉर्चुनिटीज किसी सर्विस में नहीं हो सकती। और वैरायटी, आज आप एग्रीकल्चर में, कल आप इंडस्ट्री में, तीसरे दिन आईटी में हैं। और जब आप ये करियर बदलता है, जब आपकी जॉब बदलती है, तो आपको, चूंकि आप लीडर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, टॉप लेवल पे हैं, तो आप अनपढ़ता अपनी अगर दिखा देंगे तो आपकी क्या इज्जत होगी? कौन सबऑर्डिनेट आपकी बात मानेगा और आपकी इज्जत करेगा? इसलिए बहुत जल्द से जल्द आपको सीखना पड़ता है, और इतना अच्छा सीखना पड़ता है कि आप उनको लीड कर सकें। तो इस वजह से हर जिंदगी भर आप सीखते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। ये सर्विस की सबसे बड़ी खूबी है। इसलिए मैं युवाओं को यही कहूंगा, नौजवानों को, कि ये सर्विस को जरूर ट्राई करें। और फिर मेरे पास बहुत बच्चे हफ्ता 10 दिन 15 दिन में कोई ना कोई किसी बच्चे का फोन या व्हाट्सएप या ट्विटर पे उस पे जी मिलना चाहते हैं, क्योंकि जो सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स है उन्होंने एक किताब भी पढ़ी जो जिसका नाम था एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर। मैं बल्कि दिखा भी देता हूँ, सामने पड़ी हुई भी है, एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन। ये पूरे इलेक्टोरल सिस्टम को, प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है, और बड़े स्टोरी टेलिंग में, एनेक्डोटल तरीके से सारा किया है। तो ये बच्चों ने पढ़ी होती है, तो इस पे उनको सवाल होते हैं, वो मुझसे पूछते हैं। कई हैं जो बच्चे कि जी मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, इंटरव्यू में मेरे 5 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया। तो मैं उनको ये, मेरे एडवाइस उनको ये होती है कि बेटा हिम्मत ना हारना, क्योंकि हर साल कोई ना कोई ऐसा केस आता है कि 4 अटेम्प्ट में फेल होने के बाद 5वीं में टॉप कर गया, या सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन आ गई। तो बेसिक सलाहियत होती है, तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड के पढ़ते रहो, मेहनत करो, हिम्मत ना हारो। तो आज नहीं तो कल चांसेस ये है कि आप सर्विस आपका पीछा करेगी, बजाय आप सर्विस का पीछा करेंगे। कुरैशी साहब, मैं आपको एक आखिरी सवाल पूछती हूँ
कि आपने जैसे कहा कि आपके समय में 1 या 2 मुसलमान आते थे आईएएस सिविल सर्विसेज में, अब 4-5 आते हैं। तो अभी भी वो जो बैलेंस है उनका पॉपुलेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑल इंडिया सर्विसेज में, वो कम है। आप अगर हमें कुछ टिप्स दे दें लोगों को, मुस्लिम नौजवानों को जो एस्पिरेंट्स है, क्या करना चाहिए उन्हें, कैसे उनकी भागीदारी हो सिविल सर्विसेज में और बाकी ऑल इंडिया सर्विसेज में? यही है नहीं, जो जिस तरह हो रहा है, जो ट्रेंड है वो अच्छी है, क्योंकि बढ़ते ही जा रहे हैं। कभी थोड़ा कम, कभी थोड़ा ज्यादा, लेकिन 5-7 और अब तो सारे सिविल कंबाइंड सिविल सर्विसेज में अगर आप देखिए तो 1000 अगर लिए जाते हैं, उनमें से 40 से 50-55 ये तो पिछले 3 साल की 4 साल की एवरेज रही। इस हद तक कि कुछ लोगों ने उसको एडवांस नोटिस लेने शुरू किया कि इतने सारे मुसलमान क्यों आ रहे हैं भाई, यूपीएससी से सवाल किया जाए कि इनके साथ कोई पक्षपात इनके फेवर में हो रहा है, ये क्या चीज है। तो वो तो ऑफकोर्स एक दूसरी पॉलिटिक्स हो गई, लेकिन मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल पा रहे हैं और रिजल्ट सबके सामने आ रहे हैं। बस आई थिंक मोर ऑफ द सेम जो कर रहे हैं वो थोड़ा और करें, और ज्यादा लोग इसमें बैठे, और जो ये जो सिविल सर्विस कोचिंग है पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटीज की, उस वो करें, जो प्राइवेट भी अफोर्ड कर सकते हैं जरूर करें। मैंने भी जिंदगी में पहली बार एक कोचिंग वो की थी, राव स्टडी सर्कल उस जमाने में बड़ा यूनिक था, बल्कि अकेला ही था, सिर्फ इंटरव्यू के लिए मैंने उसको ज्वाइन किया, और मैंने उस वहाँ बहुत कुछ सीखा, मेरे जो है पर्सनैलिटी में, मेरे रिफ्लेक्सेस में। राव का जो स्टाइल था बड़ा अच्छा, वो ऑब्जर्व करके आपको पर्सनलाइज कस्टमाइज एडवाइस देते थे जो उन्होंने दी, और उसका मुझे, मैं समझता हूँ मैंने बहुत फायदा उठाया। थैंक यू सो मच कुरैशी साहब, आपने बहुत मजे की बातें बताई और बहुत इंस्पिरेशनल बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।